चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एरर्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग वेक्टर्स और रिलेटिव मोशन देखेंगे। दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है आपका और रिलेटिव मोशन भी। वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है। ठीक है, पर बहुत सारे चैप्टर्स में फिजिक्स में, अब तो पूरी फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ ली है, तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको पता होगा वेक्टर का कितना यूज़ है। तो आपको सब पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, और रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ये सब यूज होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसका आता है, जैसे नीट 2019 या 18 में इसका क्वेश्चन आया था। उसने पूछा था कि टॉर्क निकालो, है ना। तो टॉर्क क्या होता है सबको पता है, आर क्रॉस एफ, है ना। तो उसने एफ वेक्टर दिया था, आर वेक्टर दिया था, तो टॉर्क पूछा था। ठीक, तो उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पर जनरली पूछता नहीं है, पर पता होना चाहिए सबको। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। ठीक है, रिवर बोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है 1 साल पहले। ठीक है, तो उसके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, रटना नहीं है, कैसे आए वो देखो। और फिर हम पढ़ेंगे रेन अम्ब्रेला, तो वो कैसे करना है वो देखो। तो उसके लिए आपको रिलेटिव मोशन आना चाहिए कि ए का विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये सब। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स में मेन मेन मैं चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक चीजें आप सबको पता होगी, वेक्टर क्या होता है। ठीक, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रायंगल लॉ। ठीक, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है विच आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो थर्ड साइड जो होगी बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये देखो ध्यान से, टेल हेड मतलब सेम ऑर्डर, तो ये हेड टेल ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये जो थर्ड साइड होगी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। और किन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है उनका वेक्टर सम। हमेशा याद रखना, रिजल्टेंट का मतलब होता है उनका वेक्टर सम। सो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात करें रिजल्टेंट के, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कहाँ बनेगा, यहाँ पे। आधों को लगता है यहाँ पे बनेगा, नहीं, एंगल वहां पे बनता है जहां पे या तो दोनों की टेल मिल रही हो, मतलब दोनों डाइवर्ज कर रहे हो वहां से, ऐसा डाइवर्ज करेंगे, या दोनों के दोनों कन्वर्ज कर रहे हो, मतलब दोनों के हेड मिल रहे होंगे वहां पे, वहीं पे एंगल बनेगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, एक का हेड दूसरे का टेल, तो इसलिए यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। तो क्या करो, ए वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड करो, ऐसा। ये मैंने डॉटेड से जो बनाया ये ए वेक्टर ही है आपका। आपको एक चीज पता होगी, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे वेक्टर चेंज नहीं होता आपका। तो आपको मान लो इसकी लेंथ 5 यूनिट दी हुई है, तो इसको आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं ये 5 यूनिट, तो ये भी आपका ए वेक्टर ही होगा। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को आगे शिफ्ट किया, ये बी वेक्टर, दोनों की टेल यहाँ पे मिली, तो ये एंगल बनेगा थीटा। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वैसे आज तक आया नहीं है, अगर आ जाए तो आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कहाँ बनता है वो पता होना चाहिए। ठीक, और रिजल्टेंट कितना होता है, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और कभी कभी पूछता है कि ये c वेक्टर मान लो थीटा एंगल बना रहा है, सॉरी थीटा तो हमने पहले से ही ले लिया, मान लो अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो ये अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी। तो ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, वेर अल्फा इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो कभी क्वेश्चन आ जाए सी और ए में एंगल बताओ, सो टेन अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ में आ रहा है, शायद क्लियर नहीं है। अब शायद साफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलो, तो बेसिकली ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, इफ you have two vectors which are representing two adjacent sides of a triangle, then the third side of the triangle which is taken in the opposite order will represent their resultant। समझ में आ रहा है सबको। और इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, बहुत फेमस, बच्चे उसमें गलती करते हैं, ये एक वेक्टर
ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। ठीक, तो चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, डी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब डी ऑप्शन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा डी, ए प्लस बी प्लस सी 0। ठीक, क्यों? टेल हेड टेल हेड टेल हेड, सबके सब सेम ऑर्डर में। ठीक, तो सोचो मैं अगर सी को उल्टा कर दूं, अगर मैं सी को उल्टा कर दूं तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? तो ये क्या बन जाएगा? माइनस सी। ठीक है, इसका मतलब पता है ना, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अगर आप किसी भी वेक्टर को उल्टा कर देते हैं, मतलब टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो उस नए वेक्टर को बोला जाता है नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर का नेगेटिव कैसे बनाओगे? जस्ट उसको उल्टा कर दो डायरेक्शन को। ठीक है, ऐसी सी वेक्टर ऐसा था क्वेश्चन में, हमने जस्ट उल्टा किया तो ये क्या हो गया? माइनस सी। यहां तक समझ में आया? अब क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सेम ऑर्डर में, और क्या माइनस सी ऑपोजिट ऑर्डर में? तो ट्रायंगल लो क्या बोलता है? माइनस सी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो दोनों तीनों को एक साथ लिखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक रिजल्ट याद रखना सब लोग, अगर आपके पास एक क्लोज्ड फिगर है, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो, कैसी भी हो, क्लोज्ड फिगर, ठीक है, और सारे वेक्टर्स आपने सेम ऑर्डर में लिए हैं, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है, तब सबका जो नेट सम होगा, वेक्टर सम, मतलब सबका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। समझ में आ रहा है? चाहे पेंटागन हो चाहे हेक्सागन हो, पर अगर आपने सेम ऑर्डर में सारे वेक्टर्स लिए हैं तो सबका वेक्टर सम फाइनली कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। ये हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका यूज हुआ था नीट 2019 में। ठीक है, उसने क्या दिया था बता देता हूं मैं, उसने ये डायग्राम दिया था। ये 3 फोर्सेस है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। ठीक है, एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तीनों फोर्सेस। ठीक, तो क्वेश्चन था उसकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शंस थे कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो सब। तो बेसिकली आपको फोर्सेस से नेट फोर्स निकालना था, उससे एक्सीलरेशन पता करनी थी, उससे आपको पता चलता वेलोसिटी पे क्या चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर था वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों ऐसा होगा ध्यान से सुनो। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की 3 साइड्स को, विच आर टेकन इन सेम ऑर्डर। ध्यान से देखो, टेल हेड टेल हेड टेल हेड। ठीक, तो जब भी सेम ऑर्डर में आएंगे तो नेट रिजल्टेंट सबका क्या आएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वो कितना दिया था क्वेश्चन में? 0। और फोर्स नेट 0 तो एक्सीलरेशन 0, और एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आंसर था उसका वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखो, डायरेक्टली वेक्टर का सवाल नहीं आया, थोड़ा सा उसने काइनेमेटिक्स यूज करवाया था, पर यूज हो रहा था वेक्टर का। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए कि ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। तो क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड क्या आता है और एंगल कितना आता है, वो ध्यान से समझो, आता ही होगा वैसे सबको। नेक्स्ट आपका पैरेललोग्राम लो। ठीक है, फिजिक्स में दोनों लॉ से आपको रिजल्टेंट निकालने को आता है, आपको दोनों लॉ पता होने चाहिए किससे कब रिजल्टेंट निकालते हैं। तो नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या बोलता है, सपोज दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसा बनेगा? ठीक, ये भी आपका बी वेक्टर होगा और ये वाला आपका ए वेक्टर होगा। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों की टेल मिल रही है। ठीक, तब जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका जो डायगोनल होगा। ठीक है, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट, मतलब सी वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट कौन बताता है? आपका डायगोनल। और ट्रायंगल में आपका कौन बताता है? द थर्ड साइड विच इज टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, और वो कब लगाना है? जब टेल हेड हेड टेल, मतलब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में आपने लिए होंगे, पर इसमें क्या है, दोनों की टेल कोइंसाइड कर रही है, तब आपको पैरेललोग्राम से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दोनों वेक्टर्स में एंगल किधर बनेगा? ये ए ये बी, दोनों की टेल मिल रही है, क्या एंगल यहीं पे बन जाएगा? सो दिस विल बी योर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, तो ये सी कैसे लिखोगे? जैसे उसमें लिखते थे, दिस सी का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये जो एंगल बनाएगा सी वेक्टर ए के साथ, जो हमने अल्फा नाम दिया था, यही तो एंगल बनेगा।
दो वेक्टर्स में एंगल हमेशा वहां बनेगा जहां दोनों की टेल मिल रही हो या दोनों के हेड मिल रहे हो, हमेशा याद रखना। सो दिस अल्फा विल बी गिवन बाय tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, सेम रिजल्ट, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद करने के लिए क्या याद करो, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो सिर्फ यहां पे आता है, ठीक। जैसे अल्फा किसके साथ बना रहा है, ए वेक्टर के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ यहां पे आएगा। और जो दूसरा वेक्टर है बी, वो साइन के साथ भी आएगा ऊपर और नीचे कॉस के साथ। सो दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको फिजिक्स में दोनों याद करने हैं, ट्रायंगल लॉ भी और पैरेललोग्राम भी। ट्रायंगल अलग सिचुएशन में आपको रिजल्टेंट बताता है, पैरेललोग्राम आपको अलग सिचुएशन में रिजल्ट बताता है, ठीक है। कौन कैसे रिजल्टेंट बताता है समझ में आ रहा है सबको? चलो इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन क्या है, वैसे जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आते नहीं है, पर टेस्ट सीरीज में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 12। सम ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब a प्लस बी आपको दिया हुआ है 12, ठीक है। मतलब मैंने दो वेक्टर कौन कौन से लिए, a वेक्टर और b वेक्टर। फिर आपको दिया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12, मतलब r की वैल्यू ये आपको 12, ये सॉरी 18 दिया है आपको। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज 18, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू, ये क्वेश्चन आपने बहुत बुक्स में देखा होगा, स्मॉलर वेक्टर। तो क्वेश्चन है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालो। तो एकदम सिंपल, देखो मान लो a जो है, मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो x है और ये स्मॉलर मैंने मान लिया, ठीक। तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बोलो, 18 माइनस एक्स, ठीक। आप b को भी स्मॉलर ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब वेक्टर फॉर्म में क्या मैं ये चीज लिखूंगा कि r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि r इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है r शुड बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ a एंड b, बराबर। अच्छा, a इधर लेके आओ, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर। अब ये क्यों किया, ध्यान से सुनना। जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता है तो आपको उन दोनों को एक साइड लेके आना पड़ेगा। यहां पे आपको किसके बीच में एंगल पता है, रिजल्टेंट का स्मॉलर के साथ, परपेंडिकुलर है देखो, है ना। तो रिजल्टेंट का स्मॉलर जो मैंने ए वेक्टर लिया था उसके साथ एंगल पता है, तो जिनके बीच में आपको एंगल पता है हमेशा उनको एक साइड रखो, ठीक है। अगर मान लो आपको ए और बी में एंगल पता होता तो यही इक्वेशन आप रखते, ठीक है, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते। अब आपको आर और ए में एंगल पता है तो ए को इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से आपको एक चीज और पता चलेगी, ये कुछ ऐसा है, बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। इट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आ रहा है, मतलब शायद आपको पता होगा सबको, नोटबुक में देख भी लेना। अगर आर रिजल्टेंट आपका ये है ए माइनस बी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो है वो किस किस का रिजल्टेंट है, ए वेक्टर का और माइनस बी वेक्टर का। इसको एक हेडिंग के अंदर पढ़ाया गया होगा, एक टॉपिक के अंदर, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। सो हियर आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, मतलब कुछ ऐसा। इसी डायग्राम में मैं बताता हूं। तो आर वेक्टर कौन सा होगा, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है सी वेक्टर, यही तो होता है ट्रायंगल लॉ से, इसको भूल जाओ, ये अलग क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बोलो, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या पढ़ेंगे इसको, सी इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ट्रायंगल लॉ से आ जाएगा आपका। अब अगर मुझे आर वेक्टर निकालना है विच इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड माइनस बी, तो क्या आएगा, देखो ये ए और बी को माइनस बी बनाना है तो उल्टा कर दो, अभी सिखाया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी, ऐसा था, उल्टा कर दो। अब आर किस किस का रिजल्टेंट है, ए का और माइनस बी का, तो ए माइनस बी, क्या सेम ऑर्डर, बिल्कुल, टेल हेड टेल हेड। तो थर्ड साइड जो ऑपोजिट ऑर्डर की होगी वो आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट। तो दिस विल बी योर आर वेक्टर विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसे निकाला जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक। और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, याद रखना हमेशा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। और थीटा अभी भी क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यादों को क्या लगता है सर ये थीटा एंगल होगा ए और माइनस बी के बीच में, नहीं, ये थीटा एंगल रहेगा ए और बी के बीच में ही, ठीक है। ए और माइनस, अच्छा ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ए और माइनस बी में कितना होगा, 180 माइनस थीटा, वहीं से तो ए माइनस बीच में आया,
ठीक है, पर फाइनल रिजल्ट में जो थीटा हमने लिखा है माइनस के बाद, ये थीटा एंगल है ए और बी के बीच में, ए और माइनस बी के बीच में नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ? चलो, कोई डाउट यहां तक? चलो देखो, अब आगे वापस आए तो अब बताओ ये क्या क्या बता रहा है, b इज रिजल्टेंट ऑफ r वेक्टर एंड माइनस a वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, b का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। यही तो होता है सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। ये देखो, अब थीटा किसके बीच में एंगल बनेगा, r वेक्टर और a वेक्टर, वो तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है हमें। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो स्क्वायर करो दोनों साइड। तो बी स्क्वायर मतलब 18 माइनस एक्स का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, और थीटा कितना दिया आपको 90, cos 90 0, खत्म। आगे स्क्वायर करके सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे? चलो ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा डायग्राम वाला एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर जो है वो 10 मीटर ईस्ट की तरफ है ये, ठीक, मैग्नीट्यूड कितना दिया है इसका, 10 मीटर। बी वेक्टर जो है वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ है, ये बी वेक्टर, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए माइनस बी। डायरेक्शन का मतलब एंगल वेंगल सब बताना है, किसका, ए माइनस बी का। ठीक, तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे, मतलब आपसे क्या पूछा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या आ गया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, मतलब आर वेक्टर किस किस का रिजल्टेंट है, ए का और माइनस बी का। तो ए को एज इट इज रखो, बी ऐसा है उसको उल्टा कर दो, दिस विल बी योर माइनस बी। ठीक, तो देखो ध्यान से, यहां पे दोनों की टेल मिल रही है, ए की और माइनस बी की, तो रिजल्टेंट कौन बताएगा आपको, बिल्कुल सही, पैरेललोग्राम, और कैसा जाएगा, डायगनली। सो दिस विल बी योर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आया समझ? तो वही उसने पूछा था, डायरेक्शन बताओ, मिल गई डायरेक्शन। मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक, तो टेन थीटा बताओ कितना होगा। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये, क्या ये भी 10, बी का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड 10, 10 बाय 10 1, तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, या साउथ ईस्ट, ये साउथ ये ईस्ट। समझ में आ गया? और बात करें मैग्नीट्यूड की, तो r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो, एक ईस्ट में है एक नॉर्थ में, दोनों में एंगल 90, cos 90 0, तो r विल बी इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर में। तो वही उसने पूछा था। क्लियर हो गया? तो यहां से हमने दोनों चीजें सीख ली, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स। वो सबको लेने आते ही होंगे, ठीक है, पूरी फिजिक्स में यूज होता है। अभी भी नहीं आते तो कैसे काम चलेगा? तो कैसे लेते हैं, सपोज ये हमारा ए वेक्टर है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो इसके ये होगा ए कॉस थीटा, और ये होगा आपका ए साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको क्या लिखोगे बोलो, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, याद है, किसी भी वेक्टर का, अंडर रूट आई के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। अरे आता है, चलो। और अगर 3D में है, तो 3D में है कोई वेक्टर, मतलब 3 डायमेंशनल, क्या बोलेंगे इसको, 3 डायमेंशनल, क्या कर रहे हैं हम, रिजोल्व ना, तो 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल थी, मतलब तुम्हारा जो वेक्टर था वो किस में था, प्लेन में। सपोज तुम्हारा वेक्टर स्पेस में है, ठीक, और तीनों डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ध्यान से सुनना। तो मान लो अल्फा एंगल बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, ठीक, बीटा एंगल बना रहा है वो वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बना रहा है वो जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना लिखोगे, सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप। ठीक है,
और ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। और डायरेक्शन कोसाइंस का जो स्क्वायर का सम होता है, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 होता है, ये याद रखना, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? सपोज कोई वेक्टर स्पेस में है और वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। और इनका स्क्वायर का सम जब भी आप करोगे, ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल, ठीक है। तो एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, वैसे नीट में बहुत पहले आया था। उसका क्या बोलना था कि एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल 45 डिग्री बना रहा है, ठीक, वाई एक्सिस के साथ अगर एंगल कोई वेक्टर 60 डिग्री बना रहा है, तो बताओ जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? तो सिंपल, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का सम 1 होना चाहिए। तो अल्फा कितना दिया? 45, तो दैट विल बी 1/2, और ये दिया है 60, दैट विल बी 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, तो ये हो गया 1/4। तो कॉस गामा आपका हो गया 1/2, गामा आपका हो गया 60 डिग्री। कर लोगे सॉल्व? तो ऐसे क्वेश्चन वैसे जनरली बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते, पर पता होना चाहिए आपको ये प्रॉपर्टी, ठीक। और कभी कभी इससे क्या पूछ लेता है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा निकालो, निकाल लोगे? कॉस स्क्वायर अल्फा को डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा को डाल दो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, अपने आप आ जाएगा आंसर। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहले आता है डॉट प्रोडक्ट। इसको एक नाम और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है? दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। और ये जो देता है आपको, ये इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन बोलता है, दो वेक्टर्स आपको दे देगा, बोलेगा दोनों में एंगल निकालो, तो क्या डॉट प्रोडक्ट का यूज करके निकाल लोगे? कैसे? cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। cos थीटा कितना होगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। सपोज एग्जाम्पल के लिए आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे, दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है आई माइनस जे, ठीक। पूछा है दोनों में एंगल बताओ, एकदम सिंपल केस लिया है, तो दोनों में एंगल कितना होगा? तो cos थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। डॉट प्रोडक्ट लेना आता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, 1 का 1 1, जे का कोफिशिएंट 1, इधर -1, तो -1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड √2, बी का मैग्नीट्यूड √2, कितना आ गया? 0। तो एंगल कितना आ गया दोनों में? 90, क्योंकि cos थीटा 0 तो एंगल 90, मतलब दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो यहां से आपको एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है जो डायरेक्टली यूज होगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ये हमेशा याद रखना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा? 0 होगा। अरे आया समझ? कैसे? परपेंडिकुलर मतलब दोनों में एंगल 90, cos 90 0, तो RHS 0 तो LHS 0, और LHS क्या बता रही है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर नंबर, मतलब एक मैथमेटिकल नंबर होगा, वो एक नया वेक्टर नहीं बनेगा। तो हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद जो हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर आपका बनता है, सी वेक्टर, पर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट एक नया वेक्टर नहीं बनता, वो एक नंबर बनता है मैथमेटिकल, ठीक है। कर लोगे? तो इसमें जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? दो वेक्टर आपको दे देगा, बोलेगा दोनों में एंगल निकालो, तो सिंपल cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। डॉट प्रोडक्ट लो, उसको डिवाइड कर दो किससे? दोनों के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके, ए इंटू बी। कर लोगे?
अच्छा, अब इसी में एक चीज और पूछता है, स्केलर प्रोजेक्शन। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्केलर प्रोजेक्शन निकालो। तो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन सीधा याद रखो, ए ऑन बी, मतलब ए वेक्टर का बी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन कितना होता है, वो होता है ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर पूछा है उसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। या पूछा हो बी का ए के ऊपर निकालो स्केलर प्रोजेक्शन, तो वो कितना होगा, बी डॉट ए डिवाइडेड बाय किसका मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर पूछा है, मतलब ए का। और ए डॉट बी लिख लो या बी डॉट ए, दोनों एक ही बात है, समझ में आ रहा है। पर डॉट प्रोडक्ट लिखते वक्त ध्यान देना, आई का कोएफिशिएंट दूसरे के आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। आधे लोग जल्दी जल्दी में आई का जे के साथ करके आते हैं, नहीं, ठीक है। चल, और यूनिट वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट क्या क्या होगा पता है सबको, आई का जे के साथ जीरो, आई का के साथ जीरो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं। आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, देखो अब आगे। अब फिजिक्स में इसका क्या क्या यूज है पता ही होगा वैसे सबको। तो फिजिक्स में क्या यूज है, पावर कितनी होती है आपकी, सॉरी स्केलर होता है, तो पावर कितनी कैसे निकालते हैं, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर विद डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स का अगर आप वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस पावर। एक और यूज है वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, पढ़ चुके होगे सब फिजिक्स में। एफ वेक्टर इज फोर्स वेक्टर, एस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का यूज फिजिक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। चल, क्रॉस प्रोडक्ट का एक नाम और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आप। तो नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। कितना होता है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर आपको देगा, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड क्यों लगाया आगे समझ में आ रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी तो आपका एक वेक्टर है, वो जो नया वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो आएगा ए बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। अच्छा अब ध्यान से सुनो, थीटा अगर आपका जीरो हो जाए, थीटा जीरो साइन जीरो जीरो, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो। तो हमेशा याद रखना, दो पैरेलल वेक्टर्स मतलब एंगल जीरो होगा उनमें, तो दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। आपको वैसे चेक नहीं करना, मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, उसी से न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। आधे लोग क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो ए की वैल्यू बताओ, उसमें ए एक अननोन होगा, तो आधे लोग उसका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, बाद में उसको जीरो करेंगे तब आंसर निकालेंगे, उससे बढ़िया एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ न्यू वेक्टर, ठीक है। और वो जो न्यू वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वही बता रहा है, वो होगा ए बी साइन थीटा। समझ में आ गया, मतलब कोई नया वेक्टर सी वेक्टर वो क्या है, ए क्रॉस बी। तो यहां से एक क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए, जो नया वेक्टर आता है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है, हमेशा याद रखना। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, ठीक है। चलो मैथमेटिकली कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है। सपोज ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ठीक। आपको निकालना है ए क्रॉस बी किधर आएगा, तो एकदम सिंपल, ए से बी की तरफ आपको जाना है, तो ए से बी फिंगर्स कर्ल करो, थंब किधर आ रहा है, बाहर, तो आपका सी वेक्टर बाहर की तरफ होगा, सॉरी बाहर 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 मतलब डॉट। समझ में आया। और सपोज आपको उल्टा जाना है, सेम क्वेश्चन में बी से ए, ठीक है, तो बी से ए कैसे जाओगे, ऐसे, तो बी से ए फिंगर्स कर्ल करो बी से ए की तरफ, और ये आएगा अंदर की तरफ, अंदर मतलब क्रॉस। समझ में आ रहा है। तो यहां से हमको एक चीज पता चलती है, ए क्रॉस बी
ठीक, ये नेगेटिव होता है बी क्रॉस ए के, मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन आती है वो बी क्रॉस ए की जो आती है उससे उल्टी होती है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब ये जो नया सी वेक्टर बनेगा ये इस केस में भी और इस केस में भी मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बस इस केस में बाहर की तरफ आ रहा है और इस केस में अंदर। ठीक है, और ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है तो तीसरा वेक्टर एक्स वाई के परपेंडिकुलर आएगा, यही क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? कर लोगे? चलो आगे बढ़े। ठीक, अब इसमें एक चीज और पूछता है, वेक्टर प्रोजेक्शन निकालो। जैसे पिछले में हमने स्केलर प्रोजेक्शन पढ़ी थी, तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है? सपोज ए वेक्टर का बी के ऊपर निकालना है, ए ऑन बी, तो पहले आप क्या निकाल लो? स्केलर प्रोजेक्शन। जैसे निकालते हैं ए डॉट बी बाय बी, क्योंकि बी के ऊपर निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो बी के अलोंग यूनिट वेक्टर से। ठीक है, एग्जांपल से भी मैं बताऊंगा अभी। और अगर बी का ए के ऊपर वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो पहले स्केलर निकालो, मतलब बी डॉट ए बाय ए, और मल्टीप्लाई कर दो ए के अलोंग यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है? ए के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं पता ही होगा सबको। जैसे एग्जांपल, ए वेक्टर आपको दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर आपको दिया है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, प्लस के कर लेते हैं। क्वेश्चन है ए का बी के अलोंग वेक्टर प्रोजेक्शन निकालो। तो एकदम सिंपल, वेक्टर प्रोजेक्शन विल बी ए डॉट बी बाय बी, मतलब स्केलर प्रोजेक्शन, मल्टीप्लाइड बाय बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन मतलब एक नया वेक्टर आना चाहिए। ए डॉट बी करो, 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 4 1 1 रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय बी के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना आता है तो वो होता है गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड विच इज रूट 6। तो क्या हो जाएगा? गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट 6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 4i 2j 2k divided by 6. This is the vector projection of a vector along b vector. समझ में आ गया सबको? कर लोगे? चलो आगे बढ़े। अब फिजिक्स में इसका क्या यूज है क्रॉस प्रोडक्ट का? तो फिजिक्स में क्या यूज है इसका? टॉर्क, दैट इज आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आर क्रॉस पी। आर क्या होता है पता है आपको? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है और फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है, सपोज ये 1 1, इसका यूज हुआ था 2019 में, आधों को आर वेक्टर निकालना ही नहीं आया था। तो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है या एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करो, किस पॉइंट की तरफ? जिस पॉइंट पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। सो योर आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। और एफ तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आर वेक्टर बेसिकली क्या है? जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करो, किस पॉइंट की तरफ? जिस पॉइंट पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फिजिक्स में ये एप्लीकेशन है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो कभी कभी एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, आपको दो वेक्टर दे देगा और पूछेगा दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो सीधा रिजल्ट याद रखो, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो वेक्टर मांग रहा है आपसे, ये ए के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी के भी, और यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो आपको एक चीज पता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, मतलब ए क्रॉस बी। इससे जो वेक्टर आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। क्वेश्चन में वही मांगा है आपसे, पर यूनिट वेक्टर मांगा है। तो क्या इसको डिवाइड कर दें इसके मैग्नीट्यूड से? ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए ए वेक्टर आपका है आई प्लस जे, बी वेक्टर आपका है 2i माइनस जे। क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर निकालो जो ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी। तो वो वेक्टर होगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी, पर उसने यूनिट वेक्टर मांगा है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और ए क्रॉस बी तो सबको आते ही होगा निकालना, आई जे के 1 1 0 2 माइनस 1 0। तो आई एज इट इज 0 हो जाएगा, माइनस जे के साथ माइनस लगता है, ये रो ये कॉलम छोड़ो, 0 0 ये भी 0, और के का के साथ प्लस के, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस साइन के साथ 2,
तो फाइनल आंसर आ जाएगा -3k कैप। सो गिवन वेक्टर विल बी -3k कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 3, तो कितना आ गया बोलो, -k कैप। तो ये आया आपका यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यूनिट वेक्टर दिख रहा है, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो तो नेक्स्ट है आपका, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, और एरिया पूछा है इसका। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी, ये भी डायरेक्टली यूज होता है, दैट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा। ठीक है, तो कितना होगा, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर आएगा ना, तो एरिया वेक्टर वो एरिया का मैग्नीट्यूड मांगा है ना, तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो। मैग्नीट्यूड लेना था किसी भी वेक्टर का, √i के साथ कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर, j के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, k के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक, सिमिलरली ए वेक्टर और बी वेक्टर ये एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें किसकी कर रहे हैं, ट्रायंगल की, इसमें पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब पूछ रहा है पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। सो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी ए क्रॉस बी का मोड। इसमें हाफ से डिवाइड नहीं होगा, हाफ में होगा ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में पूछेगा। ठीक है, आज शीट मिलेगी, उसको सॉल्व करना, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट है आपका रिलेटिव मोशन। ठीक, और उसमें आता है आपका सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है। अगर याद नहीं भी रखो तो कैसे डिराइव हुए वो देखो। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम में डिराइव कर लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30-40 सेकेंड, और उसके बाद उसको सॉल्व करो। तो नेक्स्ट है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सपोज ये एक रिवर है जिसकी विड्थ है आपके पास d, बुक्स में d से रिप्रेजेंट किया, हम भी d से ही कर लेते हैं। ठीक, तो एक आदमी ऐसा स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, सपोज वो बी पे डायरेक्टली बी पे जाना चाहता है, डायरेक्ट पॉइंट है बी। ठीक, और रिवर ऐसे फ्लो कर रही है आपकी वी आर से, वी आर वेक्टर, ये रिवर की फ्लो की डायरेक्शन है। तो सवाल उठता है आदमी को रिवर के रिस्पेक्ट में किधर जाना चाहिए, कि एकदम सीधा या कुछ एंगल पे। ठीक है, तो एकदम सीधा अगर हम भेज दें, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर आप एकदम सीधा भेज दो, क्या वो कभी सीधा पहुंच पाएगा? नहीं। कैसे, देखो ध्यान से, VMR वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ये रेन अम्ब्रेला में भी काम आएगा, ध्यान देना। तो मैन की रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या बोल रही है इक्वेशन, कि जो मैन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। और ये दो वेलोसिटीज कौन कौन सी है, मैन की रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम सोचो, अगर आदमी रिवर के रिस्पेक्ट में सीधा निकला तो ये तो VMR हो गया, बराबर, और ये आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, VR। क्या दोनों की टेल मिल रही है, तो इनका रिजल्टेंट क्या कुछ ऐसा जाएगा। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट VMG तो है। तो ग्राउंड पे जब बैठ के आप देखोगे आदमी आपको ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये यहां कहीं पहुंचेगा, C पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? तो अगर उसको बी पे डायरेक्टली पहुंचना है तो रिवर के रिस्पेक्ट में वो सीधा नहीं जा सकता। अगर वो रिवर के रिस्पेक्ट में सीधा गया तो वो यहां कहीं सी पॉइंट पे पहुंचेगा, और ये जो डिस्टेंस होता है आपका, दैट इज कॉल्ड योर ड्रिफ्ट। समझ में आ गया? तो अगर आदमी को हमको सीधा पहुंचाना है तो क्या उसको किसी एंगल पे निकलना पड़ेगा, वही हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से अब समझो, सीधा जाके क्यों नहीं पहुंच पाया, समझ में आ गया सबको? चलो अब देखो, सपोज वो ए से स्टार्ट हुआ और बी पे जाना चाहता है, तो वो कुछ ऐसा निकले, ये क्या हो जाएगी आपकी VMR, वेयर VMR इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सीधा जाने पे तो कहीं और ही जा रहा था वो, सोचो अगर वो ऐसा गया, ठीक, तो हमें तो VMG से मतलब है ना, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जिधर वेलोसिटी होगी वहीं पे जाएगा वो, उसी डायरेक्शन में। ठीक, और ये है आपका VR।
ठीक है। VMG किधर आएगा बोलो? VMG इन दोनों का रिजल्टेंट, लो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से। ठीक, तो डायगोनली क्या ये, तो ये क्या आ गया आपका VMG। क्या VMG एकदम वर्टिकल आया? तो क्या एकदम सीधा पहुंचेगा वो? बिल्कुल। तो अगर आपको आदमी को डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचाना है तो ही हैज टू स्विम एट सम एंगल, ठीक है, विद वर्टिकल। वो वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे उसको स्विम करना पड़ेगा, जिस एंगल को मैंने थीटा से डिनोट किया है। एकदम सीधा अगर वो निकल गया तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा और वो ऐसा किसी सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो कुछ ड्रिफ्ट आएगी उस केस में। समझ में आ रहा है? और ये जो थीटा आएगा ये भी एक पर्टिकुलर एंगल आएगा, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा वो देखना ध्यान से, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछता है। तो अगर ड्रिफ्ट जीरो करवानी है, ड्रिफ्ट जीरो का मतलब डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो उस आदमी को किसी स्पेशल एंगल पे निकलना पड़ेगा, और वो जो एंगल हम निकालेंगे वो किसके साथ निकालेंगे? वर्टिकल। और कभी कभी क्वेश्चन में किसके साथ पूछता है? रिवर फ्लो के साथ एंगल बताओ, तो आप थीटा वर्टिकल के साथ निकाल लो, क्या उसमें 90 ऐड कर देना। बिल्कुल, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर वो रिवर फ्लो के साथ एंगल मांगे तो ये थीटा प्लस 90 आएगा ना आपका। समझ में आ रहा है? तो पहले थीटा निकाल लेना, उसमें 90 ऐड कर देना, उसमें क्या बड़ी बात है। चीजें क्लियर हो रही? तो अगर आदमी को डायरेक्टली जहां से स्टार्ट हुआ उसके डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो उस आदमी को या उस स्विमर को रिवर के रिस्पेक्ट में किसी एंगल पे निकलना पड़ेगा। वो एंगल कितना होगा वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, कितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगा वो भी देखेंगे, पर किसी एंगल पे क्यों निकला वो समझ में आया? क्योंकि बेसिकली जो आदमी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ आदमी की रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर की ग्राउंड। कहां से आया है? रिजल्टेंट रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले से आता है ना सबको। कोई डाउट? चलो अब ध्यान से देखो, अब मैं VMR को रिजोल्व कर रहा हूं आपका, ध्यान से, यहां से अलग से बना रहा हूं मैं। ये VMR, ये वर्टिकल, ये एंगल आपका थीटा, तो ये कितना आएगा? VMR cos थीटा, और ये आएगा VMR sin थीटा, और ये आपका क्वेश्चन में गिवन है पहले से VR वेक्टर। ठीक, तो नेट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी हो गई बोलो? y में सिर्फ ये, तो ये कितनी हो गई? VMR cos थीटा, वेयर VMR इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और नेट वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी हो गई बोलो? ये माइनस ये, सो दैट इज VR माइनस VMR sin थीटा। ठीक, तो जो y की वेलोसिटी है क्या वही उसको रिवर को क्रॉस करने में हेल्प करेगी? सो दिस वेलोसिटी विल हेल्प टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, और ड्रिफ्ट क्या होता है आपका? जहां उसको जाना चाहिए था वहां ना जाके कहीं और गया। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने एंगल पे निकला। एक स्पेशल एंगल पे निकलेगा तभी वो बी पे पहुंच पाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो वो थोड़ा सा दूर जाएगा, उसी डिस्टेंस को ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट इज बेसिकली जहां उसको जाना चाहिए था वहां ना जाके थोड़ा सा जो साइड में डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट में कौन हेल्प करेगा? आपका वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट विच इज VR माइनस VMR sin थीटा। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट। समझ में आ गया? तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ड्रिफ्ट के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से सुनना। टाइम बताओ रिवर को क्रॉस करने में कितना लगा? सो टाइम इज बेसिकली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, कौन सी स्पीड हेल्प करेगी रिवर को क्रॉस करने में? y कंपोनेंट, दैट विल बी VMR cos थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल विच VMR इज मेकिंग विद वर्टिकल, यही तो है थीटा। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपको रिवर फ्लो के साथ एंगल दे देगा, तो थीटा अपना कितना हो जाएगा? रिवर फ्लो के साथ जो टोटल एंगल है माइनस 90 डिग्री। इतनी ज्योमेट्री आती है ना, और रटना नहीं है, समझो। दिस इज योर जनरल रिजल्ट, ये जनरल रिजल्ट है आपका। पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा, एंगल आपको दे देगा रिवर फ्लो के साथ, तो उसमें से 90 माइनस कर देना, थीटा मिल जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा रिवर फ्लो के साथ नहीं है, थीटा हमारा वर्टिकल के साथ एंगल है। ठीक, और पूछेगा बताओ कितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगा, तो रिवर की विड्थ डिवाइडेड बाय VMR cos थीटा। ठीक, अच्छा, अब पूछेगा इसी में स्पेशल केस, मिनिमम टाइम कब लगेगा उसको? मिनिमम टाइम, ये तो जनरल आया ना, तो टाइम मिनिमम कब होगा? डी तो चेंज हो नहीं सकता, VMR चेंज हो नहीं सकता, क्या थीटा वेरिएबल है? थीटा इज द एंगल, जितने से वो निकला वो तो उसका मन कितने से वो निकले, सीधा भी निकल सकता है, किसी एंगल पे भी निकल सकता है। तो टाइम मिनिमम कब लगेगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मिनिमम टाइम विल बी
डी बाय वी एम आर, ठीक है। और ये कब होगा, व्हेन cos थीटा इज 1 या थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 का मतलब, सुनना ध्यान से, थीटा 0 का मतलब है ये एंगल है ही नहीं आपका, क्या है वो सीधा निकल गया। तो मतलब अगर आदमी ए से स्टार्ट होके सीधा ऐसा निकले रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो सीधा तो नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचेगा तो वो यहां कहीं, कुछ ड्रिफ्ट तो होगी उसकी, पर उस केस में जो टाइम उसको लगेगा वो मिनिमम होगा। तो दो अलग अलग सिचुएशन है। मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करने के लिए आदमी को एकदम सीधा निकलना पड़ेगा रिवर के रिस्पेक्ट में, पर उस केस में वो सीधा नहीं पहुंच पाएगा। पहले ही डायग्राम में मैंने बताया था, वो यहां कहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में होगी, ये तो रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आदमी कहां पहुंचेगा वो डिसाइड होगा किससे, जो उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, ठीक। तो हमेशा याद रखना, पहला केस मैंने अभी अभी बताया कि मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम उसको तब लगेगा जब थीटा 0, मतलब वर्टिकल के साथ 0 डिग्री एंगल, मतलब एकदम सीधा वो निकला है रिवर के रिस्पेक्ट में, पर सीधा पहुंचेगा नहीं। आधों को क्या लगता है सीधा निकला तो सीधा पहुंचेगा, नहीं, सीधा वो रिवर के रिस्पेक्ट में निकला, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वो किसी एंगल पे चला जाएगा और वो कुछ ड्रिफ्ट कर जाएगा आपका, ठीक। तो जब टाइम मिनिमम होगा तब ड्रिफ्ट 0 नहीं होगी, ये हमेशा याद रखना, डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो मिनिमम टाइम कितना होगा, डी बाय वी एम आर, वेयर वी एम आर इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वो क्वेश्चन में आपको देगा, डायरेक्टली वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? चल, अब सेकंड इसमें आता है ड्रिफ्ट, बताओ कितनी होगी। सो ड्रिफ्ट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन, बाय द स्विमर या बाय द बोट, जो भी है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कितनी होगी, डिस्टेंस है ड्रिफ्ट, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड ड्रिफ्ट में हेल्प करेगी, एक्स कंपोनेंट, सो दैट विल बी वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सा टाइम, ऑब्वियसली जितने टाइम में वो रिवर क्रॉस करेगा। सो दिस ड्रिफ्ट इज इक्वल टू बड़ा सा फॉर्मूला, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इनटू टाइम। कितना टाइम में रिवर क्रॉस करेगा, डी बाय वी एम आर कॉस थीटा। दिस इज योर ड्रिफ्ट, जनरल फॉर्मूला, ठीक। तो क्वेश्चन में आपको अगर दे दे कि इतने एंगल पे वो निकला है, तो मतलब थीटा की वैल्यू आपको दे दी, तो थीटा इसमें डाल दो, ठीक है, और रिवर की विड्थ डाल दो, और वी आर वी एम आर डाल दो, आपको ड्रिफ्ट मिल जाएगी, कितना आएगा, सही। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ड्रिफ्ट अगर 0 करनी है, ड्रिफ्ट 0 का मतलब डायरेक्टली ए से उसको किधर जाना है, बी पे, ठीक है। डायरेक्टली ए से बी कब जाएगा, वी एम आर जब ऐसा होगा तब तो कभी नहीं जा सकता, कुछ एंगल पे होगा, तो वो एंगल कितना होगा वही पूछ रहा है। तो ड्रिफ्ट 0 करो, तो क्या ये 0, मतलब वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा आपका कितना आ गया, वी आर बाय वी एम आर। तो थीटा इज बेसिकली साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर, ठीक है। मतलब सुनना ध्यान से, मतलब कुछ ऐसा, सपोज ये ए पॉइंट है, उसको जाना है डायरेक्टली बी पे, तो वो किसी ऐसे एंगल पे निकले, मतलब ये वी एम आर होनी चाहिए आपकी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पर। ये थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर। तब क्या होगा आपका, तब जो आपका वी एम जी, चलो तो समझ में आ गया। तो जब एकदम सीधा वो निकलेगा तब उसको टाइम मिनिमम लगेगा, पर तब ड्रिफ्ट 0 नहीं होगी, मतलब वो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो जाएगा, सीधा ना पहुंच के कहीं इधर पहुंचेगा। दो अलग अलग सिचुएशन है, और इसमें हमने प्रूव किया कि जब ड्रिफ्ट 0 होगी तब एंगल कितने पे उसको जाना चाहिए, साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर, मतलब किसी ऐसे एंगल पे वो निकले रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये थीटा कितना होगा उस केस में, दिस थीटा विल बी साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर, ठीक। पर उस केस में क्या टाइम मिनिमम लगेगा, आधे पूछते हैं सर जब ड्रिफ्ट 0 होगी मतलब वो एकदम सीधा पहुंचेगा, क्या टाइम मिनिमम लगेगा, नहीं, टाइम मिनिमम उसको तब लगेगा जब वो एकदम सीधा निकलेगा। दो अलग अलग सिचुएशन है। तो जब वो एकदम सीधा निकलेगा तब ड्रिफ्ट 0 नहीं होगी, टाइम मिनिमम होगा, और वो कितना होगा, डी बाई वी एम आर। पर जब ड्रिफ्ट 0 होगी तब वो किसी एंगल पे निकलेगा, ना कि सीधा, और उस केस में टाइम मिनिमम नहीं होगा। दो अलग अलग सिचुएशन, टाइम मिनिमम तो ड्रिफ्ट 0 नहीं हो सकती, और ड्रिफ्ट 0 तो टाइम मिनिमम नहीं हो सकता। बल्कि कितना टाइम आएगा उस केस में, देखो ड्रिफ्ट 0 कब हो रही है, जब साइन थीटा वी आर बाई वी एम आर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा यहां से बोलो कितना हो गया, ये बाई है ना। तो उस केस में टाइम कितना आ गया आपका, जनरल टाइम कितना है, डी बाई वी एम आर कॉस थीटा। तो डी बाई वी एम आर कॉस थीटा, ये अपॉन ये वी एम आर विल कैंसिल आउट, तो टाइम कितना आएगा उस केस में,
डी अपॉन अंडर रूट वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, और मिनिमम मेरा कितना था, डी बाई वी एम आर। अब खुद ही समझ जाओगे, जब वो एकदम सीधा निकला था रिवर के रिस्पेक्ट में, तब उसको टाइम लग रहा था ये डी बाई वी एम आर, और जब वो किसी एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे निकला, ड्रिफ्ट जीरो जब की उसने, तब उसको टाइम लग रहा है डी बाई अंडर रूट वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ध्यान से देखो कौन सा टाइम छोटा है, ये या ये। ऑब्वियसली ये वैल्यू वी एम आर से कम होगी, तो डिनोमिनेटर कम तो टाइम ज्यादा, और ये टाइम कम। समझ में आ गया? तो दो अलग अलग सिचुएशन है, मैं एक बार डायग्राम से बता देता हूँ, इतना डीप में नीट कभी पूछता नहीं है जनरली, तब भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ड्रिफ्ट जीरो कब होगी, ड्रिफ्ट का जनरल फॉर्मूला क्या है, टाइम मिनिमम कब होगा, टाइम का जनरल फॉर्मूला क्या है, समझ में आ गया? तो देखो दो अलग अलग सिचुएशन है, मैं दोनों को पैरेलली बना रहा हूं, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये है ए, ये है बी। अगर तुम चाहते हो कि उसको टाइम मिनिमम लगे, तब उसको कैसा निकलना पड़ेगा, उसको ऐसा निकलना पड़ेगा। दैट इज योर वी एम आर, एकदम सीधा, एंड दिस इज योर वी आर, और सबको पता है वी एम जी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा, तो वो ऐसा कहीं पहुंचेगा सी पे। ठीक, तब कुछ ना कुछ उसकी ड्रिफ्ट आएगी ही आएगी। तो टाइम जब मिनिमम, तब ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम नहीं होगी। ठीक है, कितनी होगी निकाल लो, ड्रिफ्ट विल बी वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टाइम था डी बाई वी एम आर कॉस थीटा। तो जब टाइम मिनिमम लग रहा है मतलब सीधा जा रहा है, तो थीटा जीरो डाल दो, थीटा जीरो साइन जीरो जीरो, तो ड्रिफ्ट आ जाएगी वी आर इंटू डी बाय वी एम आर। दैट इज योर ड्रिफ्ट इन दिस केस, मतलब ड्रिफ्ट होगी ही होगी। समझ में आ रहा है? तो जब टाइम मिनिमम लग रहा है तब ड्रिफ्ट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट, और वो कितनी है ये कभी नहीं पूछता इतना डीप में, पर मैंने हर चीज अब बता दी है, आए तो कर लेना, नहीं आए तो अच्छी बात है। ठीक, सेकेंड सिचुएशन, जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगी, मिनिमम, और वो मिनिमम कितनी होगी, जीरो, ऑब्वियस सी बात है, तब टाइम मिनिमम नहीं होगा। कितना होगा वो भी देखते हैं। और ड्रिफ्ट मिनिमम मतलब कैसा जा रहा है वो, ये ए ये बी, ड्रिफ्ट जीरो का मतलब वो ए से डायरेक्टली बी पहुंच रहा है, तो वो किसी ऐसे एंगल पे जाएगा वी एम आर, कितने एंगल पे, थीटा, और ये थीटा एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट इज साइन इनवर्स वी आर बाय वी एम आर। तब क्या होगा आपका, ये वी आर ये वी एम आर, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तो आपका वी एम जी ऐसा आएगा, एकदम सीधा वी एम जी, और वी एम जी से ही हमें मतलब है, तो एकदम सीधा पहुंच जाएगा आपका बी पे। पर क्या तब टाइम मिनिमम लगेगा, नहीं, तब टाइम लगेगा डी बाय वी एम आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर उसका अंडर रूट। समझ में आ गया? अरे बोलो, चलो। और इस केस में टाइम मिनिमम कितना आ रहा था आपका, डी बाय वी एम आर। ठीक, तो टाइम मिनिमम पर ड्रिफ्ट मिनिमम नहीं है, इस केस में ड्रिफ्ट मिनिमम, और कितनी है ड्रिफ्ट, जीरो, बिल्कुल सीधा पहुंच रहा है, और टाइम आपका मिनिमम नहीं है, कुछ ज्यादा ही टाइम है इससे। ठीक, और ये कब पॉसिबल है रिवर को क्रॉस करना, जब आपका वी आर जो है वो वी एम आर से कम होगा। वी आर शुड बी लेस देन वी एम आर। देखो ना, वी आर वी एम आर से बड़ा हो गया तो साइन के अंदर, इनवर्स के अंदर एक से बड़ा, वो पॉसिबल ही नहीं है आपका। ठीक है, या टाइम देखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो, ये है आपका रिवर बोट। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में रेन अम्ब्रेला करेंगे और आपका प्रोजेक्टाइल करेंगे, और कुछ होगा तो वो देखेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है इसका। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन है, अ रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी आर आपको दिया हुआ मैग्नीट्यूड में 3। अ बोट कैन मूव विद वेलोसिटी, वी एम आर आपको दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, विड्थ ऑफ रिवर इज 200। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। अब इससे आसान क्या होगा, सो मिनिमम टाइम विल बी डी बाय वी एम आर। जनरल क्या है, डी बाय वी एम आर कॉस थीटा, पर उसने मिनिमम मांगा है तो डी बाय वी एम आर, तो 200 बाय 4, तो आंसर विल बी 50 सेकेंड। समझ में आ गया? चलो एक और करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक, अब
रिवर बोट में अब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विड्थ, रिवर की विड्थ दी हुई है आपको 200 मीटर और रिवर फ्लो कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, और बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में आपको दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, तो रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, फिर से वही, ठीक है। और कैसा वो जा रहा है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वी भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा जा रहा है, ये वी भी दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वी आर दिया है 3, वी भी दिया आपको 5, और कितना एंगल दिया है ये 53, ठीक। क्या वी बी आर निकाल लोगे, वी बी आर बताओ किधर होगा, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, देखो वी बी का ये कॉम्पोनेंट 5 cos 53, तो 5 इंटू 3/5, 3 दिया ही हुआ है, ये कॉम्पोनेंट आएगा वर्टिकल एकदम, ठीक। कितना आएगा, वी बी साइन 53, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका वी बी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या एकदम सीधा है, तो जब भी वो एकदम सीधा निकलेगा रिवर के रिस्पेक्ट में, तो क्या उसको टाइम मिनिमम लगेगा, तो उसने टाइम पूछा था, तो टाइम मिनिमम लगेगा इस केस में, क्योंकि वो एकदम सीधा निकल रहा है। कितना लगेगा, d बाय वी बी आर, d इज 200 एंड वी बी आर इज 4, सो टाइम टेकन विल बी 50 सेकेंड। और ड्रिफ्ट भी मांगी है उसने शायद, हाँ, ड्रिफ्टिंग ऑफ द बोट निकालो, ड्रिफ्ट निकाल लोगे इस केस में, ये सामने लिखा तो है, जब टाइम मिनिमम तब ड्रिफ्ट ये होता है, तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा बोलो, दैट इज वी आर विच इज 3, वी एम आर विच इज 4 इंटू डी विच इज 200, सो आंसर इज 150 मीटर, वही उसने दिया। तो ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है जो आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, कर लोगे, चल, कोई डाउट, चल आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आपका रेन अम्ब्रेला, ठीक, और प्रोजेक्टाइल, और कुछ बचा होगा तो वो, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो, रिवर बोट, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो।